नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और उसके अंतर्गत अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बैंकिंग। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग, और बैंकिंग के अंतर्गत मैं आपको उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी बैंकिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अवधारणा, और अवधारणा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है अभी का वो है मुद्रा का मापन या आपूर्ति। ये एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है बैंकिंग में, है ना। लास्ट टॉपिक समझिए इसको, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। मुद्रा का मापन, है ना। पढ़ना क्या है? मुद्रा का मापन। मुद्रा का मापन, इसका बात समझिएगा, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में टोटल कितने मुद्रा है ना। इसकी जानकारी आरबीआई को यदि चाहिए तो आरबीआई कैसे मापन करता है कि अर्थव्यवस्था में कहाँ कहाँ पर मुद्रा है। ठीक है, आपके पास मुद्रा है घरों में, हमारे पास मुद्रा है पॉकेट में, तिजोरी में मुद्रा है, बैंक में मुद्रा है ना। तो ये जितना पैसा है ऑल ओवर भारत देश में अर्थव्यवस्था में कितना पैसा मौजूद है, इसका मापन करना होता है आरबीआई को। तो आरबीआई इसके लिए क्या करती है? ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है? मैं क्या बोला? मुद्रा का मापन। अपने को पढ़ना क्या है? मापन। और ये मापन करता कौन है? तो करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है? इन समस्त मुद्रा को ना कुछ पार्ट में बांट दिया है। आरबीआई ने मापन करने के लिए ये जो मुद्रा है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो इस मुद्रा को कई भागों में बांट दिया है। क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है, बांटा गया है, याद रखिएगा। तो यही बांटने का, जैसे इसको बांटा गया है M1, M2, M3 और M4 में, ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, कुछ भागों में बांट दिया गया है और उसके अंतर्गत किसी किसी क्षेत्र को शामिल कर दिया है। इसी चीज़ को अपने को थोड़ा सा समझना है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मुद्रा का मापन करने के लिए, तो मुद्रा का मापन में क्या कि हमारे अर्थव्यवस्था में ऑल ओवर कितना पैसा है, कितना मुद्रा है, इस चीज़ का क्या करना है? मापन करना है। मापन करता कौन है? आरबीआई करता है। और मापन करने के लिए वो किया क्या है? तो आरबीआई ने क्या किया है? इस समस्त मुद्रा को कई भागों में बांट दिया है ना। उसके लिए कुछ नॉर्म्स है, मैं बताऊंगा अभी। तो आरबीआई के अंतर्गत, ये मापन करने के अंतर्गत थोड़ा सा याद रखिएगा, एक ईयर है आपका 67, 68। ठीक है, कौन सा ईयर? 67, 68। ये ऐसे याद रखिए थोड़ा। पहले आरबीआई क्या करता था? पहले एम के बेस पर मापन करता था, सिर्फ एम के बेस पर क्या करता था? मापन करता था। पहले आरबीआई क्या करता था? एम के बेस पे मापन करता था। इसके बाद आरबीआई ने क्या कर दिया? 67, 68 से M3 के बेस पर मापन करने लगा। M3 के बेस पर मापन करने लगा। और उसके बाद 1977 में, आपको इसको याद रखना है, ये 1977 वाला। 1977 में क्या किया? आरबीआई का एक कार्यदल गठित हुआ था। आरबीआई का कार्यदल, और इसने क्या किया? इसने मापन के लिए जो बेस बनाया, मापन के लिए जो बेस बनाया, वो बेस बना दिया M1, M2, M3, M4। तो 1977 में आरबीआई का एक कार्यदल गठित हुआ था, और इस कार्यदल ने मुद्रा के मापन के लिए नॉर्म्स जो बनाया, जो बेस बनाया, उस बेस को क्या बना दिया? M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो ये जो M1, M2, M3, M4 यहाँ मैं लिखा हूँ, ये इस तरीके से मुद्रा का मापन ये 1977 से चला आ रहा है, जब आरबीआई का कार्यदल गठित हुआ था। उससे पहले जो मापन होता था वो M3 के बेस पर होता था, और उससे भी पहले 67, 68 से पहले M के बेस पर होता था। इसको याद मत रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा जो वर्तमान में मापन होता है ये 1977 से आरबीआई का जो कार्यदल गठित हुआ था उसने बेस बनाया M1, M2, M3, M4, और इसी बेस पर क्या हो रहा है? M4। ठीक है, M4, इसी बेस पर क्या हो रहा है? मापन किया जाता है मुद्रा का। आई होप आप लोग बात समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा होता क्या है। M1 में क्या होता है? M1 इसमें कौन सी मुद्रा होती है?
ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं अब M1, M2, M3, M4 के अंतर्गत आता कौन कौन सा मुद्रा है। तो याद रखिएगा M1 के अंतर्गत बोला जा रहा है जनता के पास मौजूद नगद मुद्रा, ठीक है जी, जनता के पास मौजूद करेंसी प्लस और क्या इसमें शामिल हो रहा है। तो पहला मैं क्या बोला, जनता के पास मौजूद करेंसी, उसके बाद बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों की मांग जमा राशि, मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। तो आरबीआई के पास अन्य जमा, इसके अंतर्गत आपका जैसे कि जो इंटरनेशनल है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है ना, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एटसेट्रा, ठीक है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यदि भारत को किसी काम से पैसा दे रहे हैं तो इनकी जो पैसा पड़ा है आरबीआई के पास, इनका जो पैसा जमा है वो पैसा को हम किस में बोल रहे हैं, आरबीआई के पास अन्य जमा राशि। बैंकों की मांग जमा, तो बैंकों की मांग जमा मीन्स क्या, जो चालू और बचत खाते के रूप में आम जनता जाकर बैंक में क्या करती है, जमा करती है, वो मांग जमा है। क्यों? क्योंकि उसको जाकर हम कभी भी क्या बोल सकते हैं, भाई हमारा पैसा तो निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो और ये पहला क्या, जनता के पास मौजूद करेंसी। तो आम जनता के पास जितना करेंसी है, नगद है, वो प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, और आरबीआई के पास अन्य जमा मीन्स क्या, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो पैसा आरबीआई के पास है वो जमा राशि। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या, M1, याद रखिएगा, ठीक है, M1। अब बात आता है M2। M2 में किसको रखा गया है, तो M2 में आपका रखा गया है M1 प्लस, M1 तो शामिल है, प्लस किसको बोला जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ पीओ लिखा हूं। पोस्ट ऑफिस की बचत राशि, तो पोस्ट ऑफिस की बचत राशि जो सेविंग अमाउंट है पोस्ट ऑफिस की, वो इसमें आता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब आ रहा है M3। तो M3 में क्या आएगा, तो M1 फिर आ गया, M1 तो शामिल है, प्लस बोला जा रहा है यहाँ पर बैंकों की जमा राशि है, यहाँ पर बैंकों की जमा राशि है, जमा राशि, ठीक है। तो यहाँ पर सब क्या आएगा, बैंकों की, बैंकों में, अरे बैंकों की मत लिखो इसको, सॉरी, इसको ना हम बैंकों में लिखेंगे, बैंकों की अगर की लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, बैंकों में, बैंकों में जमा राशि। इसी प्रकार ये बैंकों में मांग जमा है, इसी प्रकार हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट है ना, जिसको हम फिक्स समय के बाद ही निकालेंगे। अगर 5 साल का डिपॉजिट है तो 5 साल के बाद ही निकालेंगे, उसी को बोला जा रहा है क्या, सावधि जमा। तो M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा, की लिख दिया था, बैंकों में सावधि जमा। तो याद रखिएगा बैंकों में क्या, सावधि जमा, ये पैसा इसमें आ रहा है M3 में, ठीक है। M3 में क्या आ रहा है, तो M1 तो शामिल है, और M1 के साथ साथ और क्या शामिल हो जा रहा है, तो M1 के साथ बोला जा रहा है क्या, बैंकों का सावधि जमा। तो बैंकों की मांग जमा राशि M1 में शामिल हो रही है, और M3 में बैंकों में सावधि जमा की राशि आ रही है, ठीक है, सावधि जमा की राशि, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका M3। तो M1, M2, M3 देख लिए हम लोग, तो याद रखिएगा, क्या कोशिश करिएगा याद रखने का, आसान है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। अब M3 में क्या आ रहा है, M4 में, तो M4 में अब किसको लिया जा रहा है, तो M4 में लिया जा रहा है M3 को, किसको, M3 को, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त राशि,
ये जो आपका पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस की समस्त राशि, जितनी भी पोस्ट ऑफिस में राशि है सब इसमें शामिल हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की समस्त राशि केवल राष्ट्रीय बचत पत्र के अलावा, इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र का जो होता है, राष्ट्रीय किसान बचत पत्र, राष्ट्रीय किसान बचत पत्र, इसकी राशि इसमें शामिल नहीं होती है। राष्ट्रीय किसान बचत पत्र को छोड़कर, तो याद रखिएगा M1, M2, M3, M4, एक बार रिवाइज करते हैं। M1 क्या हो रहा है, तो जनता के पास मौजूद करेंसी प्लस बैंकों में जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि। M2 क्या हो रहा है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत राशि। M3 क्या हो रहा है, M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा की राशि। M4 क्या हो रहा है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त राशि, जिसमें राष्ट्रीय किसान बचत पत्र की राशि को ऐड नहीं किया जाता, उसको छोड़कर, उसके अलावा। चलिए, तो अभी हमने देखा M3, M1, M2 और M4। क्या क्या देखा, M1, M2, M3, M4। अब याद रखिएगा M1 और M2, M3 और M4, इसको बोला जाता है, M1 और M2 को नैरो मनी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, नैरो मनी, और इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, नैरो मनी बोला जाता है और प्रथम दो को क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी। अब इसमें भी यदि आपको सिंगल चूज करने के लिए बोले, अगर ये बोल दे कि भाई M1 और M2 में कौन नैरो मनी है, ऐसा अगर बोल दे तो याद रखिएगा, तब हम बोलेंगे नैरो मनी क्या, M1, और इसके लिए बोला जाए इन दोनों में कौन है, तो M3। बात समझ रहा हूँ मैं। वैसे तो दोनों को बोला जाता है नैरो मनी और इन दोनों को बोला जाता है ब्रॉड मनी, लेकिन सबसे ज़्यादा नैरो कौन है, अगर ये बात आ जाएगा कि कौन इन दोनों में से भी नैरो है, तब M1 नैरो मनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रॉड मनी कौन है, तो वो M3 है, M3 है ब्रॉड मनी। थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, दूसरा चीज बात आता है तरलता की, कि कौन ज़्यादा तरल है, कौन कम तरल है, तरलता, लिक्विडिटी। तो तरलता मतलब क्या, तरलता मीन्स क्या, ऐसी मुद्रा जिससे आप जितना जल्दी हो, जितनी आसानी से वस्तु परचेस कर सकते हो, जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब ऐसी मुद्रा जिससे आप जितना जल्दी, जितनी तीव्रता से क्या कर सकते हो, वस्तु परचेस कर सकते हो, वही उतना ज़्यादा तरल होगा। तो जो जितना ज़्यादा तरल होगा उसका तात्पर्य यही है कि उस मुद्रा से आप उतना ही जल्दी क्या कर रहे हो, कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, वो उतना ज़्यादा तरल होगा। तो जब तरलता की बात आती है तो सबसे ज़्यादा तरल, देखो तरलता की बात आ गई थी तो याद रखिएगा M1 जो है वो सबसे ज़्यादा तरल है। M1 के बाद जो तरलता है वो किसके ऊपर है, M2 की है। M2 के बाद जो तरलता है वो M3 की है, और M3 के बाद जो तरलता है वो M4 की है। तो सबसे ज़्यादा तरल कौन हो गया, M1। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, M1 की, और M4 की तरलता सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, एक नैरो मनी का कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट बताया, और तीसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी, तरलता का मात्रा। तो तरलता में सबसे अधिक किसकी तरलता है, तो M1 की तरलता है। सबसे कम कितनी तरलता है, तो M4 की है। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रॉड मनी कौन है, तो M3 और M4। ठीक है, और नैरो मनी कौन है, तो M1 और M2। सबसे ज़्यादा नैरो कौन है इन दोनों में भी, तो M1, और सबसे कम ब्रॉड कौन है, तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन है, तो वो क्या है, M3। चलिए, अब ये जो M3 है ना, उसको AMR भी बोला जाता है, एग्रीग्रेट मॉनेटरी रिसोर्स, समस्त मौद्रिक संसाधन।
किसको? M3 को। तो M3 को समस्त मौद्रिक संसाधन या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और RBI जब मुद्रा की आपूर्ति करती है तो मुख्य रूप से M3 का ही प्रयोग करती है। RBI के नीति निर्धारण में M3 के आधार पर ही RBI क्या करती है? मनी सप्लाई करती है, याद रखिएगा। RBI मनी सप्लाई के लिए, मुद्रा आपूर्ति के लिए, मनी सप्लाई के लिए M3 का ही इस्तेमाल करती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा ना एक कॉन्सेप्ट होता है M0 का। अब ये M0 में क्या क्या होता है इसको भी थोड़ा देख लो। फिर से आएगा कि आम जनता के पास या जनता के पास मौजूद है ना, जनता के पास मौजूद करेंसी प्लस बैंकों की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है RBI के पास अन्य जमा, ठीक है जी। और इस RBI के पास अन्य जमा में ना कमर्शियल बैंकों की CRR की राशि होती है। तो वहाँ पर जो RBI की अन्य जमा थी, RBI की अन्य जमा M1 में, उसमें मैं क्या बताया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जितने भी, जैसे कि आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF हो गए, उन सभी की जमा राशि M1 के अंतर्गत RBI के पास अन्य जमा राशि में रहती थी। लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर क्या है? तो कमर्शियल बैंकों की जो CRR की राशि होती है वो इसमें शामिल होती है। और इसी को ना हाई पावर मनी बोल देते हैं, याद रखिएगा। हाई पावर मनी बोला जाता है, हाई पावर मनी के नाम से जाना जाता है, हाई पावर मनी, ठीक है, या हार्ड करेंसी, इसी को बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को बताया हूँ आज क्या, मुद्रा का मापन। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। मुद्रा के मापन के अंतर्गत मैं क्या बोला? पहले जो मापन होता था M के बेस पर होता था, उसके बाद 67, 68 से M3 के बेस पर होने लगा। और 77 में RBI का एक कार्यदल गठित हुआ। इसने क्या किया? मुद्रा के मापन के लिए 4 बेस बनाए, 4 मानक बनाए, 4 बेस पर मापन करना चालू किया, जो M1, M2, M3, M4 था। M1 में क्या रहे? जनता के पास मौजूद करेंसी प्लस बैंकों में मांग जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि। अन्य जमा राशि में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का जो पैसा हुआ रहा है। M2 में क्या रहा है? तो M1 तो शामिल है ही, ठीक है, M1 तो शामिल है ही, प्लस क्या है? पोस्ट ऑफिस की बचत राशि। उसके बाद M3 में क्या रहा है? तो M1 तो है ही, लेकिन यहाँ पर सब क्या हो जा रहा है? बैंकों की सावधि जमा राशि, ठीक है। और M4 में क्या जा रहा है? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त राशि, जिसमें राष्ट्रीय किसान बचत पत्र शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, साथ में क्या AMR किसको बोलते हैं? तो M3 को बोलते हैं। नैरो मनी में कौन आ रहा है? M1, M2। ब्रॉड मनी में कौन आ रहा है? M3, M4। सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन है? M3 है। सबसे ज़्यादा नैरो कौन है? M1 है। साथ में लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरल कौन है? तो वो है M1। सबसे कम तरल कौन है? तो M4 है। ये क्रमशः क्या है? ऐसा हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बचा है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास चालू करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों के लिए वन डे के लिए MCQs का क्वेश्चन भी लाऊंगा, है ना। MCQ सीरीज़ के प्ले लिस्ट बनाकर उसको भी आप लोग देखिएगा, ट्राई करिएगा। टेस्ट के जितना भी पढ़े हैं आप लोग उसको जज करिएगा कि कितना आपसे बन रहा है करके। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़िए सब अच्छे से।